हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सोमेश जैन एसओजे सर। आज मैं रिलायबल के बिहाफ पर आपको 3 सितंबर 2020 को जो जेई मेंस का पेपर हुआ है उसके मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर मैं आपको डिस्कस करा रहा हूँ। क्लियर? तो और बाद में अपन इसका इन जनरल एनालिसिस करेंगे। हर क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा कि ये किस टॉपिक का था और क्या इसका टफनेस क्या थी इसकी, वो अपन हल्का सा इसमें आइडिया लेते जाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर? देखो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला है कि एक डाई को 2 बार फेंका गया है। क्लियर? और उनका जो सम है वो 4 का मल्टीपल आया है। ठीक है, तो कम से कम एक डाई पर 4 हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं। अब एक डाई को 2 बार फेंका गया है और जो उनका सम है वो 4 का मल्टीपल आया है, तो या तो सम 4 आ सकता है या 8 आ सकता है या 12 आ सकता है। तो अगर सम आपका 4 आया है तो 4 कैसे कैसे आ सकता है कि या तो 1-3 का कॉम्बिनेशन हो जाए या फिर 2-2 का कॉम्बिनेशन हो जाए या फिर 3-1 का कॉम्बिनेशन हो जाए। ठीक है, इसी तरह 4 के मल्टीपल में 8 आ जाए। 8 कैसे आ सकता है? दैट इज 2-6, दैट इज 3-5, 4-4, 5-3 और 6-2 हो जाए, या फिर 12 आ जाए। 12 का एक ही केस बनेगा, दैट इज 6,6। अब इन्होंने आपसे कहा है कि एटलीस्ट 1 डाई शो 4, तो कम से कम एक डाई, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। सो प्रोबेबिलिटी अपन इस सेंस में कह सकते हैं कि टोटल कितने केस हो गए आपके पास? 3, 6 और 3, 9 केसेस हो गए टोटल। उनमें से कम एक डाई पर 4 हो, तो ऐसा अपने पास सिर्फ एक केस ऐसा दिख रहा है जिसमें 1 डाई शोज 4। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 1/9। सो अकॉर्डिंग टू दिस बी सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? तो ये प्रोबेबिलिटी का एक आसान क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, जो सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये 2 लाइन अपन को दे रखी है कि ये एल और एम, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें पता लग रहा है कि ये एल और एम की किन वैल्यू के लिए इंटरसेक्ट करेगी। क्लियर? तो ये सिंपल सा वेक्टर 3D में जो अपने पास 3D पोर्शन है उसमें इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस का सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं अपन। इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस की करेगी या नहीं करेगी, 2-3 तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते थे। क्लियर? तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, जिसमें अपन को लाइन दिए है कि R = I - J + L, दैट इज 2I + K, और दूसरी लाइन दे रखी है R = 2I M I + J - K। अब ये इंटरसेक्ट करेगी या नहीं करेगी, ये अपन को यहाँ पर दिख रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर कर लो आप। तो किसी भी वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन लिख रखी है तो यही एक पॉइंट मैंने कंसिडर कर लिया और दूसरी लाइन पर यही पॉइंट कंसिडर कर लिया। अब एल और एम की किसी वैल्यू के लिए यहाँ पर अपन को ये दोनों वैल्यू सेम मिलनी चाहिए। तो आई के कोफिशिएंट और जे के कोफिशिएंट और के कोफिशिएंट हम इक्वेट यहाँ से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आई का कोफिशिएंट हो गया दैट इज 1 + 12, तो ये हो गया 1 + 12। ये हम कोफिशिएंट ऑफ आई कैप कंपेयर कर रहे हैं, देन कोफिशिएंट ऑफ जे कैप, देन कोफिशिएंट ऑफ के कैप हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, इधर से आ गया आपका 1 + 12, इधर से आ गया 2 + m, ये आई के कोफिशिएंट आ गए। ठीक है, इस तरह जे के कोफिशिएंट -1 और यहाँ से आपके पास नहीं है तो ये आ गया -1 इधर से, और इधर से जे का कोफिशिएंट -1 और ये आपका प्लस का m। इसी तरह के का कोफिशिएंट आपके पास यहाँ से आ गया L और के का कोफिशिएंट यहाँ से आ गया -Km। अब इन दोनों को मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो -1 से -1 कैंसिल हो गया, दैट इज m = 0। इसी तरह यहाँ m 0 है तो यहाँ से L = भी क्या आ गया? 0। अब अगर ये थर्ड रिलेशन को सेटिस्फाइड करते हैं देन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो अगर m और L को मैं 0-0 पुट कर रहा हूं तो यहां से मेरे पास आ रहा है 1 = 2, जो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये जो 2 लाइन है L और M के किसी और वैल्यूज के किसी वैल्यू के लिए इंटरसेक्ट नहीं करेगी। सो अकॉर्डिंग टू दिस आई थिंक दिस इज द थर्ड ऑप्शन विच इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? तो ये आपका ये थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आई थिंक सब लोग किए हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम 4 to 3, क्लियर, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट। क्लियर? एक पॉइंट से 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन पर फुट अपन को देखना है।
ठीक है, और वो लाइज ऑन विच प्लेन, 4 प्लेन दिए अपन को ऑप्शन में, तो किस प्लेन पर वो लाई कर रहा है वो अपन को, तो चारों ऑप्शन से अपन को उसको चेक करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अगेन ये वेक्टर 3D का एक आसान क्वेश्चन है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो ये बहुत बार आपको समझाया था कि ये क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, और आपको आई थिंक और सब लोग बच्चों ने किया भी है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में हम लोग कर सकते हैं, ये पॉइंट अपन को दे रखा है 4 2 3, यहाँ से अपन को इस पर लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट, पॉइंट क्या दे रखे हैं आपको 1 -2 3, और दूसरा पॉइंट दे रखा है आपको 1 1 0। ये फुट अपन को निकालना है। क्लियर? तो इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको पी मान लीजिए, इसको क्यू मान लीजिए। तो सबसे पहले मैंने ए बी लाइन की इक्वेशन लिख दी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिख रहे हैं अपन, तो ये हो जाएगी आपके पास r इक्वल टू दिस इज आई के प्लस जे के प्लस लैम्डा। क्लियर? दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस कर लीजिए। तो मैंने 1 -1 0, 1 -2 दैट इज 3 जे कैप, एंड 0 -3 दैट इज 3 के कैप। ये अपने पास इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। अब आपको बताया था इस पॉइंट Q को कंसिडर कर लीजिए आप। सो लेट Q पॉइंट इज, दिस इज द Q पॉइंट। ठीक है, तो यही Q पॉइंट अपन कंसिडर करते हैं। तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक तरीके से आपके पास यही हो गए जो अपन यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया दैट इज आई कैप प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 जे कैप, और ये आपके पास हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा माइनस के 3 लैम्डा के कैप। दिस इज एनी पॉइंट Q ऑन दिस लाइन। अब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पी क्यू वैक्टर है एंड ये जो ए बी वैक्टर है ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं पी क्यू वैक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए बी वैक्टर। ठीक है, नाउ पी क्यू वैक्टर हम लोग लिखा रहे हैं, डायरेक्टली मैं डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। सो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये पी क्यू वैक्टर निकाल रहे हैं, तो देट ये आ जाएगा आपका 1 है, ये आपके पास 4 है, तो 4 - 1 दैट इज 3। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। और ए बी वैक्टर, चलो यहाँ पर पहले पी क्यू वैक्टर ही लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पी क्यू वैक्टर के डी आर लिख रहा हूँ और ए बी वैक्टर के डी आर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो पी क्यू वैक्टर के डी आर आ जाएंगे दैट इज 4 - 1 दैट इज 3। इसी तरह आपके पास 2 माइनस दिस, तो 2 माइनस दिस में आ जाएगा आपके पास 1 - 3 लैम्डा। इसी तरह 3 माइनस दिस दैट इज 3 + 3 लैम्डा। और इसी तरह ए बी लाइन के डी आर आ जाएंगे, वो यहाँ पर आपने लिखे हैं दैट इज 0 3 एंड -3, ये आ गए। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपन 0 कर रहे हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका दैट रिजल्ट इज 0, यहाँ से आ जाएगा आपके पास +3 - 9 लैम्डा, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास -3 - 9 लैम्डा इक्वल टू 0। तो टोटल अपने पास हो गया 18 लैम्डा इक्वल टू -6। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई मेरे पास -1/3। अब लैम्डा को अपन ने यहाँ पर पुट कर दिया तो मुझे Q पॉइंट मिल जाएगा। क्लियर? सो वी गेट Q पॉइंट, लैम्डा -1/3 पुट किया। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया आपका 1, यहाँ पर -1/3 पुट किया तो ये पॉइंट आ गया मेरे पास 0, यहाँ पर -1/3 पुट किया अपन ने तो ये पॉइंट आ गया अपना 1। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ Q पॉइंट। नाउ क्वेश्चन पूछा था कि दिस पॉइंट लाइज ऑन विच प्लेन, तो इन चारों प्लेन में से किस पर लाई कर रहा है, तो इसको हमें यहाँ पर ऑप्शंस में पुट कर करके देखना है। क्लियर? तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू डी ऑप्शन अपन को प्लेन दिया हुआ है 2x + y - z इक्वल टू 1, सो दैट इज 2, दैट इज 0, दैट इज -1। तो यस, तो इस प्लेन को ये सेटिस्फाइड कर रहा है। सो दिस इज द 4th ऑप्शन विच इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इससे बोला है कि एक हाइपरबोला है जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ √2 है। क्लियर? इसका मतलब हमें दिया हुआ है 2a इक्वल टू √2, और इसका जो फोकस है वो इलिप्स का सेम फोकस है। ठीक है, तो इलिप्स अपन को दिया हुआ है x²/4 y²/3 इक्वल टू 1। तो इसका अपन फोकस निकाल लेते हैं। तो ये कह रहा है कि इस इलिप्स का जो फोकस है वही हाइपरबोला का भी फोकस है। क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग इसका फोकस निकाल रहे हैं, तो अपने पास a, इसके वाले a की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, तो इसकी सेंट्रिसिटी निकालते हैं अपन, e² इक्वल टू 1 - 3/4, तो इसकी सेंट्रिसिटी 1/2 आ गई। तो इसका अपन फोकस निकालते हैं, तो इसका फोकस आ जाएगा AE, 0, तो फोकस आ गया +-1, 0। तो ये हाइपरबोला का फोकस भी वही आएगा। तो हाइपरबोला का अपने पास सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस आ गया आपके पास
1/√2। सो हाइपरबोला हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1/√2 का स्क्वायर दैट इज 1/2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब हाइपरबोला का फोकस और इसका फोकस सेम है, तो यहाँ से हाइपरबोला के फोकस की हम लोग बात करें दैट इज ई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ठीक है ना, तो ए ई हाइपरबोला के लिए ए अपन को मिल चुका है, तो ए इंटू ई दैट इज इक्वल टू 1। तो ए मेरे पास आया था यहाँ पर 1/√2, सो ई इक्वल टू √2। ठीक है, e इक्वल टू √2 अपन ने यहाँ पर रख दिया, समझ में आ गया। तो अपन b यहाँ से फाइंड कर रहे हैं, तो e को √2 रखने से 2 इक्वल टू 1 प्लस ये आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इज 1/2, तो 1/2 यहाँ रख दिया दैट इज 2। तो ये आपके पास बी स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2। तो ये अपने पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 1/2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1/2 इक्वल टू 1। दिस इज द हाइपरबोला। क्लियर। अब इन्होंने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाइज ऑन द हाइपरबोला। तो यहाँ से ऑप्शन से आप चेक कर लोगे, तो अकॉर्डिंग टू दिस बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन दिस। क्लियर। अगेन ये एरिया अंडर द कर्व डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन था। ठीक है, एक वही हमेशा जो क्वेश्चन आता है एक पैराबोला और एक लाइन, ठीक है, उनसे बाउंडेड एरिया इन्होंने अपन से पूछा हुआ है, बट वही ये लेस देन ग्रेटर देन वाली सिचुएशन इन्होंने अपन से पूछी हुई है। ठीक है, तो चलिए तो करते हैं इसको। इन्होंने कहा कि फाइंड द एरिया, एक सिचुएशन इन्होंने अपन को दी हुई है 0 इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और एक सिचुएशन अपन को दे रखी है 0 वाई इज लेस देन एक्स प्लस 1 एंड साथ में कंडीशन दे रखी है दैट इज हाफ इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। इनसे बाउंडेड एरिया अपन को यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये पैराबोला बन रहा है। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस इज पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, ये आपके पास पॉइंट 1 हो गया। ठीक है, अब पॉइंट कौन सा आएगा, y ग्रेटर देन 0, इधर का पोर्शन लेना है, एंड y इज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो दिस इज द रिक्वायर्ड पोर्शन अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट। ठीक है, अब ये एक लाइन दे रखी है y इज ग्रेटर इक्वल देन 0, अगेन दिस पोर्शन, एंड y इज लेस देन x प्लस 1। ठीक है, तो अपन y इक्वल टू ये अगेन पॉइंट आपका ये है, तो यहाँ से अपने पास जो लाइन बनेगी वो इस तरह की कुछ लाइन आपको बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि इसके अकॉर्डिंग कौन सा पोर्शन आएगा, y इज लेस देन x प्लस 1। अगेन 0 0 मैंने यहाँ पर पुट किया, यस विच इज सेटिस्फाइड, सो इधर का पोर्शन आएगा, एंड y इज पॉजिटिव, सो दिस इज द पोर्शन, ये जो अपना दिख रहा है। सो अकॉर्डिंग टू दिस फिलहाल ये पूरा पोर्शन आ रहा है, बट x इन्होंने बाउंड किया है हाफ से लेके 2 तक। ठीक है, अब x इक्वल टू हाफ से 2, ये कौन सा पॉइंट है ये अपन को देखना पड़ेगा। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू मैंने यहाँ पर x प्लस 1 रख दी, तो ये अपने पास आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 1 आ रही है। ठीक है, और y की वैल्यू यहाँ पर 2 आ रही है। बात समझ में आ गया। तो ये आपके पास हाफ से लेके 2 तक अपन को जाना है, तो हाफ लगभग यहाँ कहीं अपन ने मान लिया दैट इज हाफ, दैट इज 1, और ये अपने आगे 2 तक गए अपन, इस तरह से ये 2 तक गए। सो रिक्वायर्ड पोर्शन जो एरिया आएगा वो ये पोर्शन का एरिया आएगा एंड इस पोर्शन का एरिया आएगा। सो दिस इज द आंसर अपना इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब एरिया निकालना है इस पोर्शन का, तो ये एक्स एक्सिस का हाफ से लेके 1 तक और इस कर्व से बाउंडेड एरिया है। सो टोटल एरिया आ जाएगा दैट इज हाफ टू 1, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1 to 2, ये लाइन। तो चाहो तो डायरेक्टली इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लो, तो ट्रेपेजियम का एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये आपके पास 2 हो गई, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 2 पुट किया तो y इक्वल टू 3, यहाँ पर 3 पॉइंट आ गया, तो ये लेंथ हो गई आपकी 2 + 3 इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम दैट इज 1। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, दैट इज x³/3 प्लस x लिमिट फ्रॉम हाफ टू 1, और ये आ जाएगा आपका 5/2। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिमिट्स पुट कर दीजिए, तो ये आ गया मेरे पास दैट इज 1/3 + 1 माइनस ये आ जाएगा आपका 1/24 माइनस 1/2 प्लस 5/2। ठीक है, इसको पूरे को सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका 4/3 हो गया, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर,
तो ये आपका 4/3 हो गया। तो ऑन सिंप्लीफिकेशन दैट इज टोटल आपके पास 24, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 32 - 1, और ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 12, और ये आपके पास 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 60 और 32 या 92 माइनस दिस 79/24। क्लियर, तो 79/24 आपका रिक्वायर्ड आंसर यहाँ पर हो जाएगा, विच इज द 79/24, दैट इज द थर्ड ऑप्शन विच इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, ये सीक्वेंस सीरीज का एक बहुत आसान क्वेश्चन था। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 3 एंड सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट 15 टर्म्स। क्लियर, इसका मतलब इन्होंने कहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स, इसका मतलब T1 to T25 दैट इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट 15 टर्म्स, तो T26 to T40 हो गया। ये इंफॉर्मेशन अपन को दे रखी है। ठीक है, एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 3, ये भी अपन को दे रखा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसमें T1 से T25 दोनों तरफ ऐड कर दिया। तो ये T1 से T25 दोनों तरफ ऐड किया, तो ये चीज़ मेरे पास बन गई T1 से लेके T40, और ये बन गया ट्वाइस ऑफ T1 से लेके T25। तो 40 टर्म्स का सम क्या हो जाएगा आपके पास, 40/2 2a प्लस n - 1d दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ये कितना आपके पास 25 टर्म्स का सम, दैट इज 25/2 2a प्लस n - 1d। इस तरह आपका ये d में रिलेशन बन गया। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट d इक्वल टू 1/6 विच इज द फोर्थ ऑप्शन विच इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लेट p इज अ पॉइंट ऑन द पैराबोला y² इक्वल टू 12x, n इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम p ऑन द एक्सिस, लाइन इज ड्रॉन, मिड पॉइंट दिया हुआ है। तो ये आपका कॉनिक सेक्शन में पैराबोला का सिंपल क्वेश्चन था, कंसिडरेशन ऑफ पॉइंट वाला। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग कर सकते हैं कि एक पैराबोला इन्होंने अपन को दिया हुआ इस तरह से y² इक्वल टू 12x। क्लियर, p इज एनी पॉइंट, लेट द p पॉइंट को मान लीजिए 80² 280, तो a 4 है, तो ये आ जाएगा आपका 3t², a की वैल्यू आपके पास 3 है, तो 80² 280, तो ये अपने पास हो जाएगा 3t² 60 है ना, y² इक्वल टू 12x दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि यहाँ से आपका फुट डाला गया है p, फुट आपको इन्होंने बोला है n इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्लियर, तो n के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3t² 0। ठीक है, इसके बाद m इन्होंने बोला इसका मिड पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3t² 3t। ये ऐसी सिचुएशन यहाँ पर दी हुई है। आगे इन्होंने अपन से कहा है कि अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट m। ठीक है, पैरेलल टू इट्स एक्सिस, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया है एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ये अपने पास पॉइंट आ गया, मीट्स द पैराबोला एट q, पैराबोला को q पर इंटरसेक्ट करता है। तो इस MQ लाइन की इक्वेशन हो गई, MQ लाइन y इक्वल टू 3t हो जाएगी, तो ये y इक्वल टू 3t अपने पास लाइन हो गई। ठीक है, अब q के कोऑर्डिनेट अपन निकाल रहे हैं, तो q लाइज ऑन दिस पैराबोला, तो y की वैल्यू तो 3t आएगी, यहाँ लिख रहा हूँ मैं q के कोऑर्डिनेट, तो ये आ गया आपके पास 3t, तो y की वैल्यू तो अपने पास 3t आ गई, तो मैंने इसके अंदर 3t रख दिया, दैट इज 9t², तो 9/12 दैट इज 3/4। क्लियर, तो y की जगह अपन ने 9t² रखा है ना, तो y की जगह 3t, तो 9t²/4, तो 3/4t²। ठीक है, तो ये अपने पास पॉइंट आ गया 3/4t²। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि इफ y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन NQ लाइन की इक्वेशन अपन को लिखनी है, और इसका y इंटरसेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन NQ, तो NQ लाइन की इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, y - y1 इक्वल टू y2 - y1 दैट इज 3t - 0 ओवर x2 - x1 दैट इज 3/4, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 3/4 माइनस दिस, तो ये हो जाएगा माइनस के 9t²/4 दैट इज x - x1, ये 3t² हो गया। अब इसका y इंटरसेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट अपन को दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 4/3, देन तो y इंटरसेप्ट निकालना है, तो पुट x इक्वल टू 0, x को 0 पुट कर दिया, तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 12, तो माइनस के 12t ओवर 9t² और -3t², तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 3t²।
ठीक है। तो यहाँ से आपका 3t², ये 3 टाइम्स चला गया, तो ये अपने पास आ गया, दैट इज कैंसिलेशन पर 3, दैट इज 4t, और ये y इंटरसेप्ट अपन को इन्होंने 4/3 दिया हुआ है, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 4/3, सो वी गेट वैल्यू 1/3। तो t की वैल्यू हमें 1/3 मिल गई। तो अब हमें सारे कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। नाउ इन्होंने लेंथ ऑफ pn और mq पूछा था, तो एक तो mq की लेंथ पूछी थी, तो mq लेंथ अपने पास आ जाएगा, क्लियर, mq, तो m की वैल्यू 3t² माइनस 3/4t², ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 9/4t², और t² की वैल्यू 1/3 है, तो t की वैल्यू 1/ये, तो mq की वैल्यू 1/4 आ गई, विच इज द थर्ड ऑप्शन, ठीक है। बाकी ऑप्शन यहाँ मैच नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये अपन को इन्होंने सारी इंफॉर्मेशन दे रखी थी, क्लियर, देन स्टैंडर्ड डेविएशन कैन नॉट बी, क्लियर। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन था, आपको एक कंसेप्ट लिखवा रखा है, क्लियर, कि हम जानते हैं कि जो आपके पास वेरिएंस होता है σ² इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1/4 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएट माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ वेरिएट का होल स्क्वायर, क्लियर, कि जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है दैट इज वेरिएंस जो होता है दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू दिस, सो σ² इज लेस देन 1/4, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर अपन को इन्होंने 10 दे रखी है, मिनिमम वैल्यू 0 दे रखी, दैट इज स्क्वायर, तो दैट σ² इज ऑलवेज लेस देन 25, सो सिग्मा इज लेस देन 5 एंड पॉजिटिव तो आपका ये बनेगा। तो इन्होंने कहा कैन नॉट बी, ठीक है। अब कैन नॉट बी में अपन ऑप्शन से यहाँ पर देख रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दैट इज कैन नॉट बी फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि फर्स्ट 2 1 4, तो फोर्थ ऑप्शन है, तो यहाँ पर अपने पास फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा कि 6 वैल्यू कभी इसकी आएगी नहीं, क्लियर। इक्वलिटी के केस में देख लेना क्या सिचुएशन यहाँ पर दिया है अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 9, देखो इन्होंने दिया है -π to π mod ऑफ π माइनस mod x dx, क्लियर। तो सिंपल आपकी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, -a to a, तो -a to a अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो एक इवन फंक्शन है, तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ 0 to a mod ऑफ π माइनस mod x, क्लियर। एंड 0 से π में ये पॉजिटिव है, तो मॉड किससे खुल जाएगा, ये प्लस से खुल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब पाई माइनस एक्स और x की वैल्यू 0 से पाई में, तो अगेन इट इज ऑल्सो पॉजिटिव वैल्यू, सो वी कैन राइट दैट इज 0 to पाई सिंपली पाई माइनस एक्स dx। तो अब ये आपके पास सिंपल हो गया, दैट इज पाई एक्स माइनस x²/2 लिमिट फ्रॉम 0 to पाई। नाउ यू कैन पुट π² माइनस π²/2, ठीक है। सो ओवरऑल यू विल गेट द वैल्यू π² विच इज द फर्स्ट ऑप्शन विच इज करेक्ट। तो ये डेफिनेट का एक आसान क्वेश्चन था प्रॉपर्टी बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन्होंने कहा कि ए और बी दो सेट है, ए में दिया है बोथ रूट्स आर रियल, तो क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट है प्लस सेट थ्योरी का एक आसान कंसेप्ट है, क्लियर है। चलिए, और बी सेट हमें साफ साफ दिया है, देन दोनों सेट में इन्होंने कुछ रिलेशंस पूछे विच इज नॉट ट्रू पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इन्होंने बोला है ए सेट के लिए कि रूट्स आर रियल, तो इसका d ग्रेटर इक्वल देन 0 कर दीजिए। तो इसका d ग्रेटर इक्वल देन 0 किया तो मुझे मिल गया m+1 का होल स्क्वायर माइनस 4m+4 ग्रेटर इक्वल देन 0। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास आ गया m² माइनस 2m माइनस 15 इज ग्रेटर इक्वल देन 0। तो फैक्टर्स हो गए -5 एंड +3, सो m बिलोंग्स टू -∞ टू -3 यूनियन 5 टू इनफाइनाइट। दिस इज द सेट ए, ये अपने पास ए सेट हो गया। बी सेट इन्होंने साफ साफ दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू -3 क्लोज टू 5 ओपन दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से इन्होंने ऑप्शन वाइज हमें जाना पड़ेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने बोला था कि a माइनस बी आपको निकालना है, ठीक है। तो a में से b का कोई पार्ट आ रहा है वो हटा दीजिए, तो a में यहाँ पर क्लॉज -3 है, तो ये आपके पास आएगा -∞ टू -3 ओपन यूनियन क्लॉज 5 टू इनफाइनाइट, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास ओपन 5 टू इनफाइनाइट। सो यही ऑप्शन जो है आपका ट्रू नहीं है। इसी तरह बाकी ऑप्शन भी आपको चेक करने, बट पहला ही अपना ऑप्शन मिल गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, इफ y² प्लस ln cos² x इक्वल टू y
देन वाई डबल डैश वाई डैश। तो ये डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का डेरिवेटिव हायर ऑर्डर में नहीं, सेकंड टाइम डेरिवेटिव आपको यहाँ पर करना था, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में आपको हायर ऑर्डर तक पहुँचाना है, डबल डैश तक पहुँचाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रिलेशन अपन को दिया हुआ है, दैट इज वाई स्क्वायर प्लस ln cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू वाई, और हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग वाई डबल डैश वाई डैश जीरो पता करना है, ठीक है। तो x इक्वल टू जीरो, तो सबसे पहले वैन x इक्वल टू जीरो, तो x को जीरो पुट कर दिया, cos जीरो 1 ln 1 जीरो, तो y की दो वैल्यू आ गई हमारे पास, आइदर जीरो और 1। तो दो पॉइंट है, तो दो आंसर आ सकते हैं। फिर आगे देखते हैं क्या अपन को करना है। अब मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, 2y वाई डैश प्लस cos स्क्वायर एक्स दैट इज 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, एंड cos स्क्वायर एक्स का हो जाएगा माइनस का 2 cos एक्स साइन एक्स इक्वल टू वाई डैश, ठीक है। एक cos से आपका एक cos चला गया, देन दिस इज माइनस के 2 tan x, ठीक है। अब एक पॉइंट यहाँ से चाहो तो आप 0 0 कंसिडर कर लो, एक ऑप्शन इससे आ सकता है, एक 0 1 कंसिडर कर लो, क्लियर है। अब यहाँ पर 0 0 पर y डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं, वैन x 0 y 0, तो ये पार्ट आपका 0 हो गया। जब x 0 तो y डैश की वैल्यू 0 आ गई इस पॉइंट पर, वैन x इक्वल टू 0, ठीक है, एंड y इक्वल टू 1, तो जब x को 0 डाला ये पार्ट आपका 0 हो गया, तो यहाँ पर आपके पास 2 y डैश इन दैट केस ऑल्सो y डैश 0, ठीक है। तो दोनों पॉइंट पर मेरे को y डैश की वैल्यू तो क्या मिल रही है, 0 मिल रही है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर डबल डेरिवेटिव करना है, तो ये मेरे पास हो गया 2y y डबल डैश 2 y डैश माइनस 2 tan x दैट इज sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू y डबल डैश। अगेन दोनों पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, 0 0 पर y डबल डैश एंड 0 1 पर भी y डबल डैश। 0 0 ये 0 हो गया आपका, ठीक है, ये वैल्यू ऑलरेडी 0 थी आपके पास, और यहाँ पर आपके पास आ गया sec 0 दैट इज 1, तो y डबल डैश की वैल्यू यहाँ से आपको मिल गई -2, ठीक है। इसी तरह 0 1 पर चेक कर रहे हैं हम लोग अब, ठीक है। तो 0 1 रखा, तो x को 0 रखने पर यहाँ -2, y डैश आपका 0 है, तो ये आ जाएगा आपके पास 0 1 पर दैट इज 2 y डबल डैश, ठीक है, y डैश ऑलरेडी 0 हो गया, ये आपका -2 हो गया दैट इज y डबल डैश। तो यहाँ से आपके पास y डबल डैश की वैल्यू आ गई दैट इज 2, तो एक y डबल डैश -2 आ रहा है, एक आपके पास 2 आ रहा है। अब क्या क्या ऑप्शन इन्होंने मांगे हैं, देखो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो फर्स्ट ऑप्शन में मॉड ऑफ y डबल डैश, तो आइदर इट इज नेगेटिव और इट इज पॉजिटिव, सो मॉड ऑफ y डबल डैश 0 इन बोथ द सिचुएशन दैट इज इक्वल टू 2, सो अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर, तो एओडी का, मोनोटोनिसिटी का, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का सिंपल सा कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। तो द फंक्शन इन्होंने अपन को दिया हुआ था एफ एक्स इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 3x 5/3 माइनस 7x 2/3। अब इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल हमसे पूछा हुआ था, तो वही है एफ डैश एक्स हमने निकाला, दैट इज 3 5/3 x की पावर 2/3 माइनस 7 दैट इज 2/3 x की पावर 1/3, यहाँ पर 1/3 आ जाएगा, माइनस नीचे ले आया मैं, दिस इज द एफ डैश एक्स, क्लियर। अब एलसीएम ले लिया अपन ने, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर एलसीएम ले लिया 3x 1/3, तो यहाँ पर अपने पास आ गया 15x माइनस के 14। अब इन्होंने कहा इंक्रीजिंग, तो हम जानते हैं इंक्रीजिंग का क्या कंसेप्ट होता है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया आपका 14/15 और इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया 0, प्लस माइनस प्लस, तो वेयर एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, -∞ to 0 यूनियन 14/15 to इनफाइनाइट, दिस इज द इंटरवल इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए थे, तो -∞ से 0 14/15 to इनफाइनाइट, दैट इज द बी ऑप्शन विच इज करेक्ट ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 2
1p0 minus 3 times of 2p1 up to 51 terms and this is equal to, तो ये भी अगेन एक आसान क्वेश्चन था, NPR के फॉर्मूले पर बेस्ड था, ठीक है। अब बाइनोमियल मान लो चाहे इसको परमुटेशन मान लो, बाइनोमियल में भी अपन हल्का सा आइडिया देते हैं, वरना परमुटेशन में भी अपन NPR का आइडिया देते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन आया था, देखिए इसको। बस इसमें एक कंसेप्ट काम आएगा जो आप लोग को अच्छे से आता ही था। हमें इन्होंने वैल्यू पूछी है ट्वाइस ऑफ 1p0 माइनस थ्राइस ऑफ 2p1, क्लियर, प्लस 4 टाइम्स ऑफ 3p2 अप टू 51 टर्म्स तक, तो ये है। उसके अलावा प्लस एक सीरीज और दी है आपको, 1 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल माइनस अप टू 51 टर्म्स ऑल्सो ये दिया है, 51 टर्म्स। क्लियर? देखो एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, npn-1 दैट इज n फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये जो 1p npn-1, so this is 1 factorial, this is 2 factorial, this is 3 factorial and so on। तो ये वाला पार्ट जो मेरे पास है that is 2 into 1 factorial, 3 into 2 factorial plus 4 into 3 factorial अप टू 51 टर्म्स तक चलता चलेगा ये, ठीक है। तो देखो ऑड वाले में माइनस आ रहा है, ठीक है ना, सेकंड टर्म है यहाँ पर, तो यहाँ पर अपने पास फर्स्ट टर्म ये, तो 51 वाले में अपने पास फर्स्ट में फर्स्ट फैक्टोरियल आया है, तो 51 में आएगा आपके पास 52, है ना, तो इट इज़ पॉजिटिव, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 51 फैक्टोरियल। ये पहला पार्ट हो गया आपके पास, ठीक है। सेकंड पार्ट को अपन बाद में लिख देंगे, प्लस ये एज इट इज जो भी सेकंड पार्ट है। अब दिस इज 2 into 1 फैक्टोरियल विच इज 2 फैक्टोरियल, तो ये आपके पास 2 फैक्टोरियल, 3 into 2 फैक्टोरियल दैट इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल एंड अप टू लास्ट वाला ये मल्टीप्लाई में है दैट इज 52 फैक्टोरियल पॉजिटिव का है। अब यहाँ पर देखो दैट इज 1 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल अप टू चलते चलते 51 तक गए, तो यहाँ पर भी आपके पास आ जाएगा ये प्लस का आएगा, देखो ऑड वाले प्लस में आ रहे हैं तो प्लस का 51 फैक्टोरियल। अब इन सबको मुझे ऐड करना था, तो ये 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 51 फैक्टोरियल, सो फाइनली 1 फैक्टोरियल प्लस 52 फैक्टोरियल। क्लियर? तो ये क्वेश्चन था इस तरह से सिंपल सा। तो अब ऑप्शन में क्या दिया था, तो ऑप्शन में डायरेक्टली ऐसा ही कुछ दिया था, विच इज़ द थर्ड ऑप्शन, विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका आंसर आपका थर्ड पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। डिटरमिनेंट दिया हुआ था ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, देन b प्लस c पूछा हुआ था। क्लियर? तो डिटरमिनेंट प्रॉपर्टीज बेस पर सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, देखो हमें दिया हुआ इन्होंने डिटरमिनेंट ऑफ x माइनस 2, 2x माइनस 3, 3x माइनस 4, और यहाँ दिया हुआ हमें 2x माइनस 3, 3x माइनस 4, 4x माइनस 5, 3x माइनस 5, 5x माइनस 8, 10x माइनस 17, ये इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। अब किस तरह से अपन इस क्वेश्चन को प्रोसीड करें, तो x माइनस 2, 2x माइनस 3, 3x माइनस 4, तो मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा दी सबसे पहले R3 में R3 माइनस R2 कर दिया, ठीक है। तो R3 माइनस R2 कर रहा हूँ मैं, और साथ में R2 में भी आप कमाल कर दीजिए, दैट इज R2 माइनस R1, ठीक है। तो R2 माइनस R1 पहले ये कर लीजिए, तो दिस माइनस दिस, तो दैट इज इक्वल टू x माइनस 2, यहाँ पर भी अपन ने यही कमाल किया, दैट इज 2x माइनस 4, यहाँ पे भी यही कमाल किया, दैट इज 6x माइनस 12, ठीक है। अगेन इसमें से इसको माइनस किया, विच इज x माइनस 1, विच इज x माइनस 1 एंड विच इज ऑल्सो x माइनस 1, इट इज x माइनस 2, 2x माइनस 3, 3x माइनस 4। क्लियर है? तो अब यहाँ से x माइनस 1 फैक्टर कॉमन आ गया, यहाँ से आपका x माइनस 2 फैक्टर कॉमन आ गया, तो मेरे पास बच गया फाइनली x माइनस 1, x माइनस 2, और यहाँ पर बच जाएगा एज इट इज x माइनस 2, इट इज 2x माइनस 3, इट इज 3x माइनस 4, 1 1 1, इट इज 1 2 एंड 6। ये इंफॉर्मेशन अपन को यहाँ पर मिली हुई है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x माइनस 1 एज इट इज,
x माइनस टू एज इट इज, यहाँ से अपने पास आ जाएगा x माइनस टू मैंने बाहर लिया, 6 माइनस टू दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ दिस, माइनस ये अपन ने लिख दिया 2x माइनस 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया, प्लस ये आपके पास आ जाएगा 3x माइनस 4, तो यहाँ पर अगेन 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1, तो ये सिचुएशन हमको यहाँ पर मिल गई है। अब ये पार्ट अपने पास हो गया x माइनस 1, इट इज x माइनस 2, इसको सिंप्लीफाई किया विच इज 4x 7x माइनस 10x दैट इज इक्वल टू माइनस के 3x माइनस 8 और यहाँ पर माइनस 4 दैट इज माइनस 12 एंड प्लस 15 प्लस 3, तो यहाँ से भी मैंने माइनस 3 कॉमन ले लिया, दिस इज ऑल्सो x माइनस 1, ये अपने पास पार्ट आ गया। क्लियर है? अब ये आपको इन्होंने दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और इस बेसिस पर आपसे b प्लस सी पूछा हुआ था इन्होंने। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप कंपेयर कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर लीजिए, वहाँ से आपको b प्लस सी बहुत आसानी से मिल जाएगा। क्लियर? तो ऐसा सॉल्व करने के बाद आपके पास जो ऑप्शन है इसके अंदर आई थिंक जो ऑप्शन हो जाएगा आपका विच इज़ गिवन थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें थर्ड ऑप्शन आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इनको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द सॉल्यूशन कर्व ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का आसान क्वेश्चन था, वेरिएबल सेपरेबल। जैसा कि हम दो चीज़ों पर ही आप लोग को ज़्यादा गौर करवाते हैं, वेरिएबल सेपरेबल और एलडी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगेन इट इज़ ऑल्सो वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, तो इन्होंने कहा था द कर्व, तो वेरिएबल सेपरेबल के अकॉर्डिंग हम लोग इसको देख रहे हैं। तो देखो वाई स्क्वायर वाले को इधर ले आओ, तो ये अपने पास हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस ई एक्स डी एक्स। नाउ वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, अब इंटीग्रेट करना है, तो चाहो तो इसको अलग अलग कर लो, 1 प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई, और ये हो गया ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर एक्स 1 प्लस ई एक्स डी एक्स। नाउ वेरिएबल एंड सेपरेबल, तो इंटीग्रेट कर दिया हमने इसको, तो ये हो गया y, ये हो गया 1 अपॉन वाई, इधर से आपके पास हो गया ln 1 प्लस ई एक्स, इसको t माना, ये dt हो गया, और ये प्लस का c। क्लियर? अब इन्होंने कह रखा है कि ये 0,1 से पास हो रहा है। क्लियर? तो 0,1 से पास कराया, तो 1 1 इधर 0 हो गया, और 0 पुट करने पर ये ln2 हो गया, तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस के ln2। ठीक है, तो माइनस ln2 यहाँ पर पुट कर दिया, और यहाँ पर एलसीएम ले लिया, तो वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई दैट इज इक्वल टू ln 1 प्लस ई एक्स, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस का ln2, तो लॉग m अपॉन n, y को उधर और इसको उधर ले गया, सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस वाई ln 1 प्लस ई एक्स अपॉन 2, दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। ठीक है, अब अपन को यहाँ से ऑप्शन में चेक करना था, तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ऐसा फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस वाई ln 1 प्लस ई एक्स अपॉन 2, सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में इन्होंने बोला है, क्लियर, तो ये बाइनोमियल का एक आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो वही जनरल पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है इस तरह का। तो अपन को दिया हुआ इन्होंने 3 की पावर 1/2 प्लस 5 की पावर 1/8 होल पावर n। क्लियर? अब इंटीग्रल टर्म्स होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सिंपल जनरल टर्म वाला कंसेप्ट पर क्वेश्चन होगा, तो मैंने इसका जनरल टर्म लिखा। क्लियर? दैट इज TR प्लस 1 विच इज NCR 3 की पावर x की पावर n माइनस आर, तो ये हो जाएगा 3 की पावर n माइनस r/2 5 की पावर r/8। क्लियर? अब ये इंटीग्रल टर्म्स होनी चाहिए, तो हम जानते हैं ये दोनों प्राइम नंबर है, तो अब इसको अगर इंटीग्रल आना है तो यहाँ पर जो r है वो 8 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ से जो r की वैल्यू है दैट कैन बी 0, 8, 16 एंड सो ऑन। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि n माइनस आर, तो यहाँ पर जो n माइनस r/2 है, ठीक है, तो यहाँ पर भी r आपका जो है वो आपका इवन चल रहा है, तो n कोई इवन होना चाहिए, तो देन इट इज ऑल्सो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसका मतलब r की वैल्यू 0, 8 ऐसा होना चाहिए। उन्होंने कहा 33 आपके पास इंटीग्रल टर्म्स है,
तो 33 इंटीग्रल टर्म्स है, इसका मतलब इस तरह की जो r की वैल्यू है ऐसी 33 वैल्यूज अपन को मिलनी चाहिए। क्लियर? तो जो लास्ट टर्म आएगा दैट इज 32 मल्टीप्लाइड बाई 8 दैट इज 256। इट मीन्स r की जो वैल्यू है 0, 8, 16 अप टू 256 चल सकती है। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ n की मिनिमम वैल्यू पूछी थी दैट इज 256। तो यहाँ n की अगर 256 होगा, r को अगर हमने इसमें से रखा तो ये पार्ट भी आपका जो है, क्लियर, तो इस पर जो पावर है दैट इज इंटीग्रल पावर, तो यहाँ पर भी कोई चक्कर नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू दिस बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपका ये सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। तो ये एक आसान क्वेश्चन था जनरल टर्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अगेन सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, अल्फा बीटा क्वालिटी इक्वेशन, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स एंड रूट्स विल सेटिस्फाई। तो इन चीज़ों पर हमने बहुत गौर करके आप लोगों को बताई है सारी चीज़ें। तो वही देखते हैं यहाँ पर। देखो उन्होंने कहा अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो पहली इंफॉर्मेशन दे रखी है अपन को एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फा बीटा है। इसी तरह दूसरी इक्वेशन दे रखी है अपन को 2x स्क्वायर प्लस 2qx प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट्स 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा दिए हुए हैं। क्लियर? इस बेसिस पर हमसे पूछा हुआ है वैल्यू ऑफ दिस इज। ठीक है, तो ये वैल्यू जो पूछी हुई है मैंने इसको पहले वाले पार्ट में एलसीएम लेके अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा, बीटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बीटा, और तीसरे पार्ट में हो गया आपका अल्फा प्लस 1 अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा, और इधर भी हो जाएगा आपका अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा। ये अब अपने पास यहाँ पर सिचुएशन आ गई है। ठीक है, अब अपन को इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करना है तो देखो यहाँ से अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा इसका एक रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी, चाहो तो यहाँ से पुट कर दो माइनस पी अल्फा माइनस 2, तो ये हो गया आपका माइनस पी अल्फा माइनस 3, ये अल्फा बीटा हो गया, ये अल्फा बीटा हो गया, दैट इज अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ये पार्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह बीटा इसका रूट है, सेटिस्फाइड करेगा, तो बीटा स्क्वायर की जगह रख दिया माइनस पी बीटा माइनस 3। ठीक है, अल्फा बीटा प्लस 1 अल्फा बीटा, तो अगेन अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट से दैट इज 2, सो 2 प्लस 1 तो ये आपके पास 9 हो गया। यहाँ तक तो क्लियर है। अगेन इट इज ऑल्सो 2, तो 9/4 तो बाहर आ गया मेरे पास, इसको मैंने डायरेक्टली 9/4 तो यहाँ लिख दिया। ठीक है, अगेन माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब पी अल्फा पी बीटा दैट इज पी स्क्वायर अल्फा बीटा। ठीक है, पी अल्फा 3 पी बीटा 3, तो यहाँ से आपका 3p कॉमन आ गया, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, और 3 आपका मल्टीप्लाई होके 9 हो जाएगा। तो अगेन ये आपके पास 9/4 है, बाकी सब कैलकुलेशन है। अगेन अल्फा इंटू बीटा दैट इज 2, तो ये आपका 2p स्क्वायर हो गया। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट दैट इज माइनस p। ठीक है, तो ये माइनस का 3p स्क्वायर हो गया एंड प्लस का 9, सो ओवरऑल 9/4। ठीक है, और ये हो जाएगा 9 माइनस p स्क्वायर। सो दिस इज द वन ऑफ ऑप्शन। क्लियर? तो वैसे तो सिंगल करेक्ट है, इसी पे टिक मार देंगे, बट दूसरा करेक्ट करना है तो आप सिमेट्रिक रूट से p और q में रिलेशन निकाल सकते हो। इसके रूट्स अल्फा बीटा है, इसके 1 बाई अल्फा बीटा है, तो p बराबर 2q आ जाएगा। तो p को अगर अपन 2q रखेंगे तो 9 माइनस 4q स्क्वायर आएगा। ऐसा कोई ऑप्शन आपको वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, और अकॉर्डिंग टू दिस अपन यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन अपने पास करेक्ट आएगा, दैट इज इक्वल टू थर्ड ऑप्शन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 एक लिमिट का आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बट इसमें बॉक्स और मॉड आ रहा है तो हमें LHL RHL इसका देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद लिमिट पहले लैम्डा की वैल्यू निकलेगी और उसके बाद हम यहाँ पर लिमिट की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर इन्होंने कहा है अपन से कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स अपॉन लैम्डा माइनस एक्स प्लस बॉक्स एक्स, ये बॉक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अब हमें इसका LHL और RHL लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं LHL निकाल रहा हूँ, फिर अपन RHL। 0 माइनस, समझना बात को सब लोग, क्लियर? तो 0 माइनस पर अपने पास हो जाएगा ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस। ठीक है, तो 0 माइनस पर ये 1 माइनस एक्स, मॉड माइनस से खुलेगा दैट इज माइनस एक्स। ठीक है, ये आपका लैम्डा माइनस एक्स, 0 में थोड़ा कम है विच इज -1।
ठीक है, तो ये आपका LHL हो गया। इसी तरह अब RHL निकाल रहा हूँ, दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, 0 में प्लस है थोड़ा तो 1 माइनस एक्स, 0 प्लस पर ये प्लस एक्स से खुल जाएगा और 0 प्लस पर ये आपका 0 हो जाएगा। नाउ एक्सटेंडिंग टू 0, तो ये आपका पार्ट 0, तो यहाँ से आएगा आपके पास दैट इज 1 ओवर लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू, ये एक्स से एक्स ऑलरेडी कैंसिल हो गया, इट इज़ 1 ओवर लैम्डा। तो यहाँ से मेरे पास आ गया लैम्डा इक्वल टू लैम्डा माइनस 1। सो लैम्डा की जो वैल्यू है यहाँ से अगर आप प्लस लोगे तो विच इज़ नॉट डिफाइंड, माइनस लोगे यहाँ पर तो ये आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब हमें इसकी लिमिट निकालनी थी, तो लिमिट निकालनी आइदर LHL पकड़ लो चाहे RHL पकड़ लो। सो वी कैन से L इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू 1/2 है विच इज इक्वल टू 2। और अगर आप देख रहे हैं तो इसमें बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये एक आसान क्वेश्चन था लिमिट का LHL RHL लेते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है क्लियर दैट इज 2 पाई माइनस साइन इनवर्स 4/5 साइन इनवर्स 5/13 साइन इनवर्स 16/65। क्लियर, तो ये सिंपल ITF का क्वेश्चन है, जैसा हमेशा आपको बोलते हैं कि इंटर कन्वर्जन टाइप का। तो या तो साइन इनवर्स वाले कंसेप्ट से कर लो या फिर आप इसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट करके कर लो। तो मैं इसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ राइट एंगल ट्राइंगल से, इट इज़ 4/3। इसी तरह ये आपका 5, 13 ये 12 आ जाएगा। इसी तरह ये आपका 16, 65, 63 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मेरे पास बन गया दैट इज 2 पाई माइनस टेन इनवर्स 4/3 दैट इज टेन इनवर्स 5/12 दैट इज टेन इनवर्स 16/63। यहाँ तक क्लियर है। अब इन दोनों को पकड़ लिया हमने, टेन इनवर्स x प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगा दिया। क्लियर, तो सबसे पहले x इंटू वाई करके देखना पड़ता है। यस इट इज लेस देन 1, तो डायरेक्टली टेन इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई, तो ये बन जाएगा आपका 2 पाई, इट इज टेन इनवर्स 4/3 5/12 ओवर 4/3 5/12। इसको हमने एज इट इज रखा टेन इनवर्स 16/63। क्लियर, तो ये मेरे पास बन गया 2 पाई माइनस टेन इनवर्स, इसको सिंप्लीफाई किया दैट इज 63 ओवर 16, और ये बन गया आपका टेन इनवर्स 16 ओवर 63। तो इसको लिख लो कॉट इनवर्स 63/16, तो टेन इनवर्स 63/16 प्लस कॉट इनवर्स 63/16, तो टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स दैट इज π/2, तो ये आपका 2 पाई माइनस π/2 दैट इज 3 π/2। क्लियर, सो अकॉर्डिंग टू दिस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये एक आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट पर बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द प्रीपोजिशन P implies not P and not Q is equivalent to। तो दो तरीके से कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, या तो आप ट्रूथ टेबल बना के कर लीजिए। क्लियर, तो मैथमेटिकल रीजनिंग का एक आसान क्वेश्चन है हमेशा की तरह। ठीक है, दूसरा तरीका है अपन इसको डायरेक्टली कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। क्लियर, तो हम जानते हैं P implies not this is equivalent to, क्लियर, not P और not P and not Q इसके इक्वल होता है। ठीक है, इक्विवेलेंसी पूछ रहा है आपसे, तो ये आपके पास नॉट P, नॉट को अंदर फंसाया अपन ने तो नॉट P और Q हो जाएगा। क्लियर, तो नॉट P और Q दिस इज इक्वल टू नॉट P और Q, इसके इक्वल डायरेक्टली अपने पास बन जाएगा। क्लियर, तो ये डायरेक्टली फॉर्मूले से भी हम लोग इसको कर सकते थे। ऐसा अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो पहला ही ऑप्शन आपका एक करेक्ट ऑप्शन है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, अदरवाइज ट्रूथ टेबल से भी आप लोग कर सकते थे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ये जो 5 क्वेश्चन थे ये इंटीजर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन थे। क्लियर है, चलिए तो अब इसमें देखो ये मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का आसान क्वेश्चन था, एक प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस का कंसेप्ट लगा हुआ था। इसमें ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ था इन्होंने, दैट इज इक्वल टू x1 1 0। ठीक है, उसके बेसिस पर इन्होंने एक A4 मैट्रिक्स दिया हुआ है Aij। ठीक है, और A11 दिया है हमें 109, और A22 की वैल्यू हमसे पूछी हुई थी कि क्या इंटीग्रल वैल्यू आएगी। तो अगेन अपन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा A² x1 1 0
इट इज x1 1 0, तो मल्टीप्लाई किया मैंने तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर आ गया आपके पास x और ये आपके पास आ गया 1। ठीक है, अब अपने पास अगेन a4 अपन को फाइंड करना है, तो a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो ये आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 x1 अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 1 x एंड 1, तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया इसमें, तो ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इधर आ गया आपके पास x, इससे वैसे अपन को मतलब नहीं है, ठीक है, बट अपन लिख देते हैं चलो यहाँ पर टाइम बचाने के लिए, आप एग्जाम में जरूरत नहीं थी इसकी आपको। ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, इसको आपको रिक्वायरमेंट है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब ये वैल्यू इन्होंने दे रखी है अपन को 109, तो थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर को आप t कंसिडर कर लीजिए। ठीक है ना, एक स्टेप छोड़ रहा हूँ, तो मैंने एक्स स्क्वायर को t कंसिडर किया, आफ्टर दैट ये हो गया t प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 दैट इज 109, सो t इक्वल टू आ गया आपका -12 एंड 9। t कौन है आपका एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, ये तो हो नहीं सकता है, ओनली 9 पॉसिबल है, सो एक्स स्क्वायर को 9 रख दिया तो 822 मेरे पास 10 आ गया, सो इट इज डबल डिजिट इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, देखो ये अपन लोग क्लास नोट्स में बहुत बार क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, लिमिट का अगेन एक और क्वेश्चन आसान क्वेश्चन आया था। ठीक है, अपने को दिया हुआ था लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/x8, देखो इन दोनों के फैक्टर्स हो जाएंगे जो ऊपर लिखा हुआ है, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएंगे 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4, ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे अपॉन एक्स की पावर 8 अपन को यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ था। ठीक है, अब देखो 1 माइनस कॉस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स का स्क्वायर, तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर अपन ने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर, इसी तरह यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर। क्लियर, तो ये 1 माइनस कॉस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1/2, इसी तरह 1 माइनस कॉस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1/2, तो फाइनली मेरे पास रिजल्ट बच जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 इट इज 1/2 एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 4, ये आपके पास एक्स की पावर 4 ये 8, ये एक्स की पावर 4 8 आपके पास कैंसिल हो गया, तो वहाँ से बचा हुआ है आपके पास 4 और वहाँ से बचा हुआ है आपके पास 16, सो ओवरऑल 1/2 की पावर 4 5 6 7 8, तो 2 की पावर 8 आ गया और इन्होंने ये 1/2 की पावर k दिया हुआ था, सो फाइनली यहाँ से हमारे पास k जो है वो 8 आ जाएगा। क्लियर, तो ये इंटीजर टाइप में क्वेश्चन आपका था, तो सिंगल इंटीजर आंसर आया है दैट इज वैल्यू ऑफ k इज 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, अगेन ये सर्कल का क्वेश्चन था। द डायमीटर ऑफ सर्कल इंटीजर टाइप में पूछा था, हुज सेंटर लाइज ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्लियर, एंड विच टचेज बोथ द लाइन दिस। ठीक है, देखो अपन को एक सर्कल दिया हुआ था, एक लाइन इन्होंने दी थी y = 2, ठीक, और एक लाइन इन्होंने दी थी अपन को x = 3, ऐसे अपन ने बना दी। क्लियर, और एक लाइन इन्होंने दी थी x + y = 2, तो दिस इज 2 दिस इज 2। ठीक है, इसका सेंटर यहाँ पर लाई कर रहा है और सर्कल इनको टच कर रहा है, तो इस तरह का एक रफली मैंने सर्कल यहाँ पर बना दिया, यहाँ कहीं इसका सेंटर होगा। तो लाइन अपन को दे रखी है x + y = 2, तो हमें इसका क्या निकालना है, डायमीटर फाइंड करने का है। ठीक है, अब देखिए मैंने इसको मान लिया, x को अल्फा मान लीजिए आप, तो y की वैल्यू हो गई 2 - अल्फा। अब ये इस लाइन को टच कर रहा है, सो दिस इज ऑल्सो रेडियस। ठीक है, तो ये टोटल यहाँ पर लेंथ 3 है, यहाँ पर अल्फा है, तो रेडियस हो गई 3 - अल्फा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पर ये भी आपके पास लाइन है और ये भी आपके पास लाइन है, तो ये टोटल 2 है और ये 2 - अल्फा है, सो रेडियस इज अगेन 2 - अल्फा, तो ये आपका 2 से 2 कट गया, तो 3 - अल्फा = अल्फा, सो 2 अल्फा = 3 हमारे पास ये से आ गया है। अब हमें इसका डायमीटर निकालना था, अगेन आपको बताया था कि ये रेडियस है इसकी, दिस इज द रेडियस। ठीक है, ऑल्सो दिस इज द रेडियस, यहाँ पर ये अल्फा इसकी रेडियस थी अगर आपने नोट किया है तो हमें 2 अल्फा की वैल्यू 3 आई है, दैट इज द डायमीटर, सो इट इज द डायमीटर इन दैट सिचुएशन, सो इंटीग्रल वैल्यू 3 इज द आंसर। क्लियर, चाहो तो यहाँ मॉड लगा के भी आप क्वेश्चन को बना सकते थे, दोनों तरफ मॉड लगा लेते।
क्लियर। बट यहाँ हमने एक तरीके से रफली लेकिन एक्चुअल डायग्राम बनाया, उससे हमारे पास डायरेक्टली 2 अल्फा की वैल्यू 3 आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, द वैल्यू ऑफ दिस लॉगरिथम। तो ये फंडामेंटल का लॉगरिथम पर कंसेप्ट पर क्वेश्चन आ गया था। तो देखो इन्होंने अपन को दिया है कि 0.16 लॉगरिथम टू द बेस 2.5 और ऊपर एक जीपी दी हुई है 1/3 स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट। तो पहले मैंने इस जीपी को सॉल्व किया। अच्छा 0.16 दैट इज 16/100। इसी तरह ये आपके पास लॉग बेस इसका हो गया 5/2 और इस जीपी को सॉल्व किया a/1 r। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गया 4 से कैंसिल होके 4/25 लॉगरिथम बेस 5/2 इट इज 1/3 ओवर 2/3 दैट इज 1/2। अब हम लॉग की एक प्रॉपर्टी जानते हैं, इन दोनों को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। सो फाइनली 1/2 लॉगरिथम बेस 5/2 और दिस इज 2/5 का स्क्वायर। क्लियर। तो इसको भी मैंने 5/2 की पावर -2 करके आगे आ जाएगा और बेस और ये वैल्यू सेम हो जाएगी। सो दिस इज फाइनली -2। तो अपने पास आंसर आ गया 1/2 की पावर -2 दैट इज इक्वल टू 4 विच इज इंटीजर टाइप में अपने पास 4 आंसर अपना मिल जाता। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25। क्लियर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत आसान सा क्वेश्चन आया था। ठीक है, इन्होंने कहा है कि 1 + आयोटा ओवर 1 - आयोटा होल पावर m/2 इक्वल टू 1 + आयोटा ओवर आयोटा -1 था यहाँ पर है ना, ये आपको ध्यान देना था, n/3 एंड दैट इज इक्वल टू 1। ये सिचुएशन दी थी, m और n नेचुरल नंबर है। अगेन मैंने इसको कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर हो गया आपका 1 + आयोटा का होल स्क्वायर ओवर 2 होल पावर m/2। तो 1 + आयोटा स्क्वायर इज ऑल्सो 2 आयोटा। सो फाइनली इट बिकम्स आयोटा की पावर m/2। ठीक है, अगेन इसको भी कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और चाहो तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया अपन ने, तो ये यही चीज़ बन जाएगी। सो इट बिकम्स माइनस आयोटा की पावर n/3। समझ में आ गया, इसी वजह से ये स्टेप मैंने सोल्व कर दिया यहाँ पर। अब आयोटा की पावर m/2 इज 1, इट मीन्स m/2 जो है 4 का मल्टीपल होगा। सो m/2 इज 4k1। सिमिलरली माइनस आयोटा की पावर n/3 है, अगेन दिस पार्ट इज ऑल्सो 4k टाइप, तो n/3 इज ऑल्सो 4k2। सो m इक्वल टू 8k1 टाइप, n इक्वल टू 12k2 टाइप। अब m एंड n आर, इन्होंने बोला अपन से कि m और n जो है वो लिस्ट वैल्यूज ऑफ m एंड n। तो लिस्ट वैल्यू ऑफ m और n का हमें ग्रेटेस्ट डिवाइजर निकालना है। तो इसकी लिस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, इसकी लिस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी, और दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना है। तो इसके डिवाइजर्स 1 2 4 8, 1 2 3 4 6 एंड 12। सो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर विच इज इक्वल टू 4। अगेन इंटीजर टाइप में इसमें 4 आंसर आ जाएगा। तो ये अपन ने 25 क्वेश्चन जो जेईई मेंस 3 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट 2020 में आए हैं वो मैंने डिस्कस कराया है। तो फाइनली ओवरऑल अपन इसका एनालिसिस अभी देखते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ एनालिसिस कर रहा हूँ जो 3 सितंबर 2020 को जेईई मेंस का फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका एनालिसिस कर रहा हूँ। क्लियर। तो मेरे अकॉर्डिंग उस पेपर में ऑलमोस्ट हर साल का जो पैटर्न जेईई वाले फॉलो करते हैं वही पैटर्न इस साल भी ऑलमोस्ट फॉलो किया था। क्लियर। 20 क्वेश्चंस सिंगल करेक्ट वाले थे, 5 क्वेश्चंस आपके इंटीग्रल वैल्यू बेस्ड थे। ठीक है, तो वो सेम पैटर्न यहाँ पर भी रहा था। अगर अपन 11th और 12th क्लास की बात करें तो 11th क्लास से करीब 11 क्वेश्चन आए थे और 12th क्लास से 14 क्वेश्चन आए थे। तो वही अपन जो लगभग बोलते हैं 50-50 का ऑलमोस्ट रेशियो रहता है। तो इस पेपर में भी ऑलमोस्ट 44% एंड 56% का रेशियो इन्होंने 11th और 12th क्लास का दिया हुआ है। ठीक है, अगर अपन बात करें तो कुछ क्या नया था, तो वैसे अगर अपन देखें तो इस साल इस पेपर में पीएनसी का जो डायरेक्टली क्वेश्चन होता है वो नहीं आया था, वो एक एनपीआर वाला कंसेप्ट पर क्वेश्चन आया था। तो परमुटेशन का जो अपन सिलेक्शन और उस तरह के क्वेश्चन है उस तरह का डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं था, बट क्वेश्चन था। दूसरी बात अगर अपन ऑब्जर्व करें तो रिलेशंस
है ना। तो रिलेशन में रिलेशन वाले क्वेश्चन इस वाले सेक्शन में इस पेपर में नहीं पूछा गया था। बाकी जो जनरली जो पैटर्न रहता है, ठीक है ना, तो जनरली जो पैटर्न रहता है कि स्टैटिक्स में से एक क्वेश्चन पूछ लिया था, उसके अलावा सेट थ्योरी में से एक क्वेश्चन आया था, मिक्स आया था, बाकी वेक्टर 3D के 2 क्वेश्चंस थे, कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस, बाकी पैटर्न ऑलमोस्ट वही था। अगर लेवल की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग टोटल 25 में से 13 क्वेश्चंस तो काफ़ी इजी थे, जिनको बहुत आसानी से आप कर सकते थे, फॉर्मूला बेस्ड या सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड थे। 10 क्वेश्चंस मॉडरेट थे इसके अंदर, क्लियर, और 2 क्वेश्चन इसके अंदर अपन थोड़ा सा टफ मान सकते हैं, ठीक है। अगर अपन इसमें लेवल बात करें कि अपना पेपर यहाँ पर किस पोजीशन पर था, तो लगभग वो इस पोजीशन पर हम लोग इसको मान सकते हैं, मॉडरेट से और इजी के बीच में मान सकते हैं, क्लियर। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है, मेरे हिसाब से सभी ने अच्छा किया होगा इस पेपर में, क्योंकि अपन इसी पोजीशन में पहुंच रहे हैं, इजी से मॉडरेट के अंदर ये अपना ज़्यादातर क्वेश्चन चल रहा था। कुछ मॉडरेट मैंने इसलिए लिखे क्योंकि वो थोड़े से लेंदी थे आपके पास कैलकुलेशन में, बाकी कंसेप्चुअल में वो कोई ऐसा टफनेस या मॉडरेट क्वेश्चंस नहीं थे। तो आई थिंक ये ओवरऑल एनालिसिस मैंने आपको दिया है, तो होप सभी बच्चों ने अच्छा किया होगा, और अच्छे रिजल्ट के लिए मैं मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट बोलता हूँ, ठीक है। और मैं अपना एडवांस के एग्ज़ाम में भी आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आए सभी को, तो ये एनालिसिस आप लोग और थोड़ा बहुत इसको अच्छे से पेपर को देख के समझ सकते हैं। थैंक यू।